नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। भारत और ऑस्ट्रेलिया की यूरेनियम डील को हरी झंडी मिल चुकी है। जी हां, दरअसल ऑस्ट्रेलिया दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ यूरेनियम सप्लाई के समझौते पर सहमति बन गई है। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते, महत्वपूर्ण समझौतों के बीच यूरेनियम डील भारत के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है, एक बड़ी उपलब्धि। इसके साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया ने न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत की सदस्यता के लिए अपना मजबूत समर्थन देने का भी ऐलान कर लिया है। तो ये जो डील थी ये भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। ये कुल 5 तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। पहले किस तरीके से जो ऑस्ट्रेलिया के पीएम हैं वो प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी लेते हैं। ये दोनों के जो डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं उससे इतर जो एक दोस्ती वाला जो रिश्ता है, फ्रेंडशिप रिलेशनशिप्स, वो भी दर्शाता है। प्रतिनिधि मंडल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा की। वहां पर जो मौजूद प्रतिनिधि मंडल था, डेलीगेशन था, उसके साथ चर्चा हुई। गार्ड ऑफ ऑनर से प्रधानमंत्री को सम्मानित भी किया गया। वहां पर जाके आप देखिए सर्वोच्च सम्मान दिया गया। वहां पर गार्ड ऑफ ऑनर से उन्हें सम्मानित किया गया। ऑस्ट्रेलिया पीएम से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने इस डील को फाइनल किया है। गवर्नर से भी मुलाकात की है। आप ये समझिए कि बड़े डेलीगेशन से मिलना, ऑस्ट्रेलिया के पीएम से मिलना, वहाँ के गवर्नर से मिलना, गार्ड ऑफ ऑनर मिलना, सेल्फी लेना, ये महज तस्वीरें नहीं हैं। ये भारत की बढ़ती ताकत को दर्शाती हुई तस्वीरें नज़र आती हैं। और यूरेनियम डील को लेकर चूँकि लगातार विश्व जो है, पूरी दुनिया हॉर्मूज के झंझट में फंसी हुई है, लेकिन इधर ईरान अमेरिका लड़ते रह गए, दूसरी तरफ अमेरिका ईरान की लड़ाई के बीच ये जो भारत के हाथ एक बड़ी उपलब्धि लगी है, इस पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन आपको रिएक्शन सुनवा देते हैं। आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग हमारी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए महत्वपूर्ण है। इसी सोच के साथ आज हमने ऑस्ट्रेलिया इंडिया पार्टनरशिप ऑन साइबर, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड सप्लाई चेन्स यानी AI पैक्ट की पहल ली है। हम मिलकर क्रिटिकल पर भी काम करेंगे। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। डॉक्टर DK गुप्ता जी, विदेश मामलों की जानकार है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी राणा जी, अर्थशास्त्री के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। लेकिन शुरुआत डॉक्टर DK गुप्ता जी आप ही के साथ। ये एक बड़ी उपलब्धि इसलिए मान लिया जाए कि इधर तो अभी तक अमेरिका ईरान लड़ ही रहे थे कि भारत एक बड़ा मोर्चा ले गया, एक बड़ी उपलब्धि ले गया। ये डील करना, ये हॉर्मूज के झंझट से उबार पाएगा भारत को? आप सभी लोग को नमस्कार। देखिए श्वेता जी, जो मनीषा जी, अगर हम देखेंगे जॉर्ज बुश जब उन्होंने भारत को 1-2-3 एग्रीमेंट कराया, वो एक्चुअली न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भारत की सबसे बड़ी जीत, मतलब आज तक अमेरिकन रिलेशन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। और उसी की परिणति के बाद जो भी यूरेनियम सप्लायर कंट्री जैसे कजाकिस्तान था, कजाकिस्तान भी 40% यूरेनियम, ऑस्ट्रेलिया से भी ज्यादा यूरेनियम पैदा करता है। और उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया का था लगभग 28 से 33% यूरेनियम पैदा करता था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और कजाकिस्तान में एक जरा सा डिफरेंस है। ऑस्ट्रेलिया एक प्रिडिक्टेबल कंट्री है, उसका जो इकोनॉमिकल बेस है वो बहुत प्रेडिक्शन, वो ज्यादा डिप्लोमेटिक टर्निंग में नहीं पड़ता है वो। तो अगर वो भारत को कमिट करता है तो वो कमिटमेंट को फुलफिल करेगा वो। और इसी कारण कि भारत इतने बड़े ग्लोबल जो इश्यूज चल रहे हैं उसके बावजूद भी यूरोपियन कंट्री, ऑस्ट्रेलिया और ऐसी जगहों पे लगातार दौरे कर रहे हैं ताकि भारत के सप्लाई चेन को बनाया जा सके। और आपको बताना चाहूंगी 543 बिलियन गीगाबाइट्स की बिजली चाइना ने इन्हीं दौरान तैयार कर ली है, जो कि भारत के जो अभी प्लांट है उससे भी ज्यादा, मतलब उसने 1 साल के अंदर ऐड ऑन कर लिया है।
तो भारत को भी उसी कदम पे चलते हुए जो हॉर्मुज के इश्यूज आ रहे हैं, या जो क्रूड ऑयल का इश्यूज आ रहा है, जो भारत चूंकि एआई के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, उसके लिए रिसोर्सेज को डाइवर्ट करना, उसके से सप्लाई चेन को डाइवर्ट करना है, जिसमें कि यूरेनियम भी आ जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी भी आ जाती है, प्लस रिन्यूएबल एनर्जी आ जाती है, सोलर पावर एनर्जी आ जाती है, और भारत लगातार उस तरफ काम करता जा रहा है, जिसकी वजह से नए स्टोरेज बनाए गए। तो उसके हिसाब से एक बहुत ही अच्छा डील है। और चूंकि ऑस्ट्रेलिया, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, एक प्रेडिक्टेबल कंट्री है, वो धोखा नहीं देती जल्दी, जो डील कर लेती है, जो करती है, वो भारत के साथ करेगी वो। तो उस हिसाब से ये ज्यादा एक बेटर और कह सकते हैं कि अच्छा कदम है, और एक उपलब्धि भी है भारत की तरफ से। जी मनीषा जी। ठीक है अश्विनी राणा जी, आप इस डील को कैसे देखते हैं, और क्या ये समझा जाए क्या कि इस डील के हो जाने से पेट्रोल डीजल का आयात भी तुरंत कम हो जाएगा, या उसको लेकर आप कुछ और समझते हैं? नहीं, पेट्रोल डीजल को इसके साथ हम सीधा नहीं जोड़ सकते, क्योंकि अब देखिए जो आज डील हुई है यूरेनियम, उसके अंदर मेन फोकस है। यूरेनियम आएगा तो हमारी जो एनर्जी जो है, बिजली है, उसको बनाने में हमें जो है हेल्प मिलेगी। लेकिन जो पेट्रोल डीजल है वो एक अलग मामला है, और पेट्रोल डीजल जो है उसके साथ जोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये दोबारा क्राइसिस शुरू हुआ है, अमेरिका और ईरान का जो वार है, तो वो पेट्रोल डीजल का तो ये चलने वाला है। लेकिन आप ये देखो कि वो सारी चीजें चल रही हैं, बाकी सारे दो विश्व के देश में लगे हैं, लेकिन भारत जो है एक के बाद इंडोनेशिया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ना एक के बाद एक कंट्री के साथ अपना व्यापार को बढ़ाता जा रहा है। क्योंकि हमारा ऑस्ट्रेलिया का जो व्यापार है वो, उसके अंदर ज्यादा हमारा इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है नहीं, तो एक्सपोर्ट की भी तरफ देखना जो है सरकार का जिम्मेवारी है, और सरकार उसके ऊपर काम कर रही है। लेकिन जो वहां से लेना है, यानी यूरेनियम जो है आज के डेट में एक बहुत बड़ा विकल्प है एक एनर्जी के लिए, तो उसमें भारत की एक बहुत बड़ी सफलता है। उसके कारण एक अच्छा हमारे को एनर्जी, मतलब ये जो ईरान अमेरिका का सर जो वॉर चल रहा है फिलहाल, तो ये फिर से शांत होता हुआ, या स्थिति जो है वो स्थिर होती हुई नजर नहीं आती, स्टेबल होती हुई दिखाई नहीं देती है, ये जो हम हालिया में बयान देख रहे हैं और हमले? हाँ, बिल्कुल नहीं होगा। कारण क्या है कि जब ये बात आई थी कि वहाँ समझौता हो रहा है और एमओयू हो गया है, 60 दिन तक एक दूसरे को देखेंगे, तब भी कहा था। कारण क्या है कि जो यूएस है और ट्रम्प जो है अनप्रडिक्टेबल आदमी है, वो क्या कहते हैं सुबह शाम, उनका जो है कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। तो वो शांति से बैठने वाले नहीं है, और ना इनको बैठने देंगे, और पूरे विश्व के अंदर वो उथल पुथल मचाएंगे, और भारत में भी उसका जो है असर पड़ेगा। लेकिन भारत उन सभी चीजों को देखते हुए, आप देखिए कि जब मोदी जी ने 1 साल की बात की थी कि भाई 1 साल तक हम जो है इंपोर्ट को कम करें, सोना कम खरीदें, तेल कम, ये सारी चीजें 1 साल का जो एक टारगेट रखा था, वो ऐसे ही नहीं रखा था। उनको लगता है कि ये जो युद्ध है ये आसानी से निपटने वाला नहीं है, क्योंकि ये ट्रम्प जो है, ट्रम्प अपने हिसाब से चल रहा है, ईरान अपने हिसाब से चल रहा है, और इजराइल भी अपनी एक भूमिका निभा रहा है। तो इसलिए ये एक लंबी सोच जो उन्होंने लोगों के सामने रखी थी, विकल्प रखा था, और वो इसीलिए रखा था कि ये कोई एक दिन का खेल नहीं है कि भाई हाँ एमओयू हो गया और खत्म, ऐसा नहीं होगा। तो ये अगर लंबा चलता है तो और मुश्किलें आने वाले दिनों में, लेकिन फिर भी भारत इन सब में से भी बाकी देशों के साथ अपने व्यापार तो क्या आप ये समझ रहे हैं कि ऊर्जा सहयोग को और गति देने में ये डील जो है वो महत्वपूर्ण साबित होगी भारत के लिए? नहीं, बिल्कुल है। देखिए, आप इंडोनेशिया के साथ भी देखिए कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है उसको ठीक करने के लिए बात कर रहे हैं। वहां पर हम जो है अपना रक्षा उपकरण जो है ब्रह्मोस वो बेचने के लिए जा रहे हैं। कहाँ हम खरीदते थे, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी वैसे ही है। तो ऑस्ट्रेलिया से हमें बहुत कुछ लेना है, उनको देना भी है, लेकिन बहुत कुछ वहां से जो मिनरल्स हैं और जो यूरेनियम है, एक बहुत बड़ा विकल्प है एनर्जी के लिए। तो उसके दृष्टि से भारत हर देश के साथ अपना बायलैटरल एग्रीमेंट किए जा रहा है, और उसकी जो रेंज है उसको बढ़ाया जा रहा है। ठीक है डॉक्टर डीके गुप्ता जी, ये हम देख रहे हैं कि पूरे मिडिल ईस्ट में जो स्थिति है वो बिल्कुल भी स्टेबल होती हुई नजर नहीं आ रहा है। हालांकि बीच में लगा था कि हो सकता है कि अब युद्ध विराम, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि युद्ध विराम अब खत्म हो चुका है और मैं ऐसे नहीं मानने वाला हूं।
और ये लंबा जो युद्ध है वो खिंचेगा नहीं अब। तो यानी कि कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, तो अपने बयानों से तो वो यही संकेत दे रहे हैं। दूसरी तरफ ये ऑस्ट्रेलिया और भारत की ये जो डील है, ये खास तौर पर हम ऊर्जा सहयोग की गति की बात करें या फिर यूरेनियम संवर्धन की बात करें, उसकी बात करें, तो लेकिन ये क्या संदेश अब भारत दे रहा है? एक तरफ युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ भारत के हाथ ये कामयाबी लगी है, ये उपलब्धता लगी है कि वो किस तरीके से अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स को भी बरकरार रखे हुए हैं बाकी देशों के साथ। देखिए मनीषा जी, एक चीज बड़ी सोचने की है कि ये जो हार्मुज का और जो यूरेनियम है, वो एक टूल है अमेरिका के लिए अपनी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने का। उसको वो इमोशनल अटैच नहीं होता है ईरान से। वो स्टेट ऑफ हार्मुज को हमेशा इंगेज इसलिए रखेगा क्योंकि उसको इकोनॉमिकली फायदा हो रहा है। उसका क्रूड ऑयल दुनिया में इस समय सबसे ज्यादा 10.3 मिलियन बैरल पर डे बिक रहा है केवल हार्मुज को क्लोज कराने से। तो वो इंटरेस्ट का, हाँ भारत के लिए, देखिए भारत के लिए जो 2047 का जो टारगेट है उसमें 500 गीगावाट जो है बिजली का टारगेट रखा गया, नॉन रिन्यूएबल, मतलब बिना क्रूड के, जो फॉसिल जैसे कोयला और तेल से नहीं आएगी बिजली, वो सोलर से आएगी, वो कोई और रिसोर्सेज है। अब 500 बिलियन टारगेट हमारा है भारत का 2030 तक का। अब सोचिए कि बगल में हमारा चाइना 543 पिछले साल ऐड ऑन कर दिया, मतलब हम टारगेट जो बनाए उससे ज्यादा उसने ऐड ऑन कर दिया। तो भारत को अगर बहुत तेज रेस में अगर जाना है, पर कैपिटा जीडीपी और पर कैपिटा परचेजिंग पावर अगर भारत के लोगों को बढ़ाना, मतलब खुशहाल भारत ही चाहिए। देखिए अभी भारत बिग इकोनॉमी है, लेकिन पर कैपिटा इकोनॉमी के पर्सन के हिसाब से बिग इकोनॉमी नहीं है। तो उस तरह से अगर आगे बढ़ने के लिए तो आपको उस हर चीज को टैप करना पड़ेगा, चाहे न्यूक्लियर एनर्जी हो, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी हो, चाहे सोलर एनर्जी हो, चाहे विंड एनर्जी हो, ताकि आपकी जो आश्रिता है वो क्रूड ऑयल पे कम होती चले और हम कहीं न कहीं रिसोर्सेज जो है अपनी तरफ एकुमुलेट करें, और जिसकी वजह से कि हमको 2047 में जो हमारा प्लान है डेवलप्ड होने का, उसमें विकास में गति आए और डिपेंडेंसी हमारी जो है मिडिल ईस्ट पे बढ़ती रही। लेकिन अमेरिका या बिग पावर ऐसा चाहेंगे कि मिडिल ईस्ट के अंदर ऐसा चलता रहे, क्योंकि 3 ही मार्केट है दुनिया में जो क्रूड ऑयल के। एक सबसे बड़ा रसिया है, उसके बाद अमेरिका है और उसके बाद मिडिल ईस्ट है। और छोटे मोटे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं करते। तो उसमें मिडिल ईस्ट को अवरुद्ध करके अमेरिका अपने ऑयल को बेचेगा। इसका मैं एक डाटा देना चाहूंगा कि पिछले साल दिसंबर तक 2025 तक भारत केवल 8% ही एलपीजी खरीदता था आपके अमेरिका से, लेकिन आज के डेट में इस जून में 65% एलपीजी खरीद रहा है, मतलब 8 गुना ज्यादा। यही अमेरिका चाहता है कि दुनिया के सारे देश मुझसे लें। और चाइना के साथ बायलैटरल ट्रेड $100 बिलियन कम कर लिया अपना ट्रेड और डेफिसिट को। तो ये सब बातें बता रही कि भारत के प्रधानमंत्री को एक जनसेवक की तरफ से हर देश में वहां पे पिचिंग करना चाहिए जहां से भारत को एनर्जी मिल सके, क्योंकि एनर्जी ही आने वाले 10-15 साल तक भारत को विकास की गति पे ऊपर ले जाएगी। क्योंकि एआई के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, हमारे जितने भी और चीज। हाँ, दूसरी चीज, ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का अभी ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो पाया है, कोशिशें चल रही हैं। 2017 से यूरेनियम का तो हमारा समझौता हो गया था जो आज फ्रुक्टिफाई हुआ, लेकिन ट्रेड एग्रीमेंट में आज भी ऑस्ट्रेलिया आ गया। तो भारत को एक ऐसी इकोनॉमी बनना है जहां लेबर इंसेंटिव एक्सपोर्ट की जगह सर्विसेज एक्सपोर्टिव हो, टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट्स हम बेचें। जब भारत इस कदम पे आ जाएगा तब भारत जो है दुनिया के उन देशों में आने लगेगा जैसे जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम और तुर्की। हम अभी अमेरिका से तुलना नहीं तो ये कर आगे सकते, तक का लक्ष्य है, ये तो बहुत दूरगामी सोच हो गई है। मतलब आप अगर उसको दूर तक सोचेंगे तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन फिर जो एक डिपेंडेंसी है, जो एक निर्भरता है, उसे खत्म करना या उसे कम करना इसका उद्देश्य है। अश्विनी जी, अगर हम बात करते हैं अभी भी तो हम जो आयात होने वाली गैस या ऊर्जा है उस पर भारत जो है वो निर्भर है। खासतौर पर हम तेल और गैस की अगर बात करते हैं तो, और हम ये देखते हैं कि 70% अभी भी तेल और गैस जो है वो आयात ही होता है मिडिल ईस्ट के जो देश हैं उनसे ही। और मिडिल ईस्ट के हालात हम हॉर्मुज से गुजरते हुए देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। हॉर्मुज पर जो संकट मंडरा रहा है अभी वो कब जाकर खत्म होगा या कब जाकर सुचारू होगा या पूरी तरीके से स्थिर होगी स्टेबिलिटी, उसका कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है या फिर ना के बराबर है। लेकिन क्या इस बीच अपनी तेल और गैस की आयात को कम करना या निर्भरता को बाकी देशों के मुकाबले कम करना या दूसरे विकल्प चुनने की ओर भारत नजर आ रहा है इस डील के माध्यम से? नहीं, बिल्कुल। भारत, देखिए, जैसे गुप्ता जी भी कह रहे थे कि भारत एक के बाद एक देश के साथ अपने संबंध बढ़ा रहा है। जो ऑलरेडी हमारा उनके साथ टाई अप है ट्रेड का या डील का, उससे हम बढ़ रहे हैं ताकि हमारे को अपना बढ़ाना है।
जितनी गति से और जितनी योजना के साथ आज ये सरकार कोई काम कर रही है, अगर पहले से किया होता तो आज एक हम बहुत अच्छी स्थिति में होते। हम हो सकता है कि चाइना के बराबर नहीं होते, लेकिन एक अच्छी स्थिति में होते। लेकिन आज भी जिस तरह से गति से सरकार आगे की सोच रही है, आप देखिए यूए के साथ जो पीछे एग्रीमेंट हुआ कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व चाहे देश में भी बनेगा, उनके यहाँ बनेगा, वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उस हर एनर्जी सोर्स के लिए कहां से मिल सकता है, सस्ता मिल सकता है, उसके लिए सरकार काम कर रही है और उसके लिए अल्टरनेट एनर्जी के सोर्सेज के ऊपर काम कर रही है, सिर्फ ताकि निर्भरता जो है तेल पेट्रोल पर ही जो है ना बनी रहे। और विकल्प जो है सबसे बड़ा है आपका बिजली। तो बिजली के लिए ये जो यूरेनियम वाला जो समझौता हुआ है एक बहुत बड़ा माइलस्टोन जो है होने वाला है, क्योंकि उससे जो बिजली का उत्पादन होगा और ईवी व्हीकल जो हम आगे उसके बढ़ते जा रहे हैं। और आप देखो कि सरकार की इस योजना के कारण ही आज पूरा रेलवे नेटवर्क जो है वो डीजल की जगह इलेक्ट्रिक पर है। अगर वो इलेक्ट्रिक पे ना होता, डीजल पे होता, तो कितना मुश्किल रेलवे के लिए भी होता और कॉस्टली भी होता और उसके लिए मुश्किल भी होता। तो उस तरफ जो है हर उस एंगल से जो है सरकार काम कर रही है। लेकिन हाँ, क्योंकि बीच बीच में इस प्रकार की जो रुकावटें आती हैं, जैसे युद्ध है या और ग्लोबल क्राइसिस होता है, कुछ होता है, तो उसके कारण उस गति के अंदर थोड़ा सा ब्रेक लगता है। लेकिन फिर भी सरकार ने जो एक योजना बनाई है और लोगों से अपील की थी, उसका भी असर आप देख रहे हैं कि हो रहा है। देश के अंदर जो आयात है उसके अंदर कमी हुई है, फॉरेन रिजर्व को हम अपना इंटेक्ट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो ये सारी चीजें कुल मिलाकर आपस में को रिलेटेड इश्यूज हैं, जिसके कारण की भारतीय। लेकिन क्या अश्विनी जी, परमाणु ऊर्जा का जो सही इस्तेमाल या जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जहां पर वो बहुत इंपॉर्टेंट इस्तेमाल किया जाता है वो है बिजली उत्पादन, लेकिन जबकि पेट्रोलियम उत्पादों की ज़रूरत जो है वो परिवहन में, गाड़ी चलाने में या फिर उद्योगों में इस्तेमाल की जाती है। तो क्या इस समझौते को हम तत्कालीन समाधान तो नहीं मान सकते हैं, लेकिन जैसा कि डीके गुप्ता जी ने बताया कि ये दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है, ये आप भी मानते हैं? नहीं, बिल्कुल। क्या होता है ना कि हर एक चीज जो है वो ये जरूरी नहीं कि मतलब उसको शॉर्ट टर्म उसका कोई हमें रिलीफ मिलता हो। अब इसका वो रिलीफ नहीं है, लेकिन आने वाले लंबे समय तक, क्योंकि आगे जो फ्यूचर है वो ये बिजली ही रहने वाली है, इलेक्ट्रिसिटी ही रहने वाली है। तो उस दृष्टि से ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होने वाला है। लेकिन शॉर्ट टर्म के ऊपर भी सरकार काम कर रही है, लॉन्ग टर्म के ऊपर भी काम कर रही है। तो दोनों पर काम करने की जरूरत है। ये नहीं कि सिर्फ लॉन्ग टर्म पे काम करो और शॉर्ट टर्म जो आज मुश्किल है उसके लिए हम नहीं करें, तो उसके लिए भी काम कर रही है। उसके लिए आप देखिए 20 से जो है 40-41 देशों तक सरकार चली गई कि वहां से इंपोर्ट करके एनर्जी के सोर्स, चाहे गैस है, डीजल है, पेट्रोल है, वो सब लाने के लिए प्रयास किए सरकार ने। तो दोनों तरह से काम चल रहा है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों पैरामीटर्स पे सरकार काम कर रही है। अच्छा डीके गुप्ता जी, तो क्या हॉर्मुज की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर भारत को? अगर ये दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है ये डील, तो क्या आने वाले समय में या कुछ सालों के बाद या कुछ दशकों के बाद क्या हॉर्मुज से पूरी तरीके से भारत का जो एक झंझट है या ये जो निर्भरता है, डिपेंडेंसी है, वो खत्म हो जाएगी इस डील के बाद? अनम्यूट कर लीजिए सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी। देखिए मनीषा जी, हार्मुज केवल क्रूड ऑयल ही नहीं भेजता है। हार्मुज जो है वहां से फर्टिलाइजर भेजता है। हार्मुज की तरफ से हमारे पूरे मिडिल ईस्ट के जितने भी यूएई वगैरह हैं, कतर हैं, वहां से हमारे बहुत सारे बिजनेस होते हैं। और तो हार्मुज की तो जो एक प्राथमिकता रहेगी ही भारत के लिए, क्योंकि भारत का वहां से बहुत बड़ा बिजनेस होता है। और वो केवल भारत के लिए नहीं, चाइना का $257 बिलियन का मिडिल ईस्ट व्यापार चलता है। तो भारत के लिए क्रूड ऑयल तो जरूरी है ही। देखिए अभी भी हम रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत पीछे हैं और उसकी वजह से हमको अपना पेट्रोल डीजल लेना ही पड़ेगा। हमारे पास 2 ही 3 टाइप हैं, या तो हम रसिया से ले लें या तो मिडिल ईस्ट से ले लें। मिडिल ईस्ट में ईरान पे ऑलरेडी बैन था, अभी जरा सा खोला था, फिर से बैन लगा दिया है अमेरिका ने। मिडिल ईस्ट के जो और देश हैं उनसे हमारा जो तेल है सस्ता भी मिलता है और बहुत कम लॉजिस्टिक खर्चे उसके ज्यादा कम आते हैं। उसका एक टैंकर रिफिल करने में $2 लाख बिलियन $100 लगता है। लेकिन औरों की जगह अगर अमेरिका से रिफिल करेंगे तो कम से कम उसका 5 गुना कास्ट बढ़ जाती है।
क्योंकि हमारे रिलेशन रशिया से अच्छे हैं इसलिए हमको जरा सस्ता ऑयल दे रहा है, या स्ट्रेटेजिक ऐसी माहौल बना हुआ है जिससे हमको सस्ता दे रहा है यूक्रेन के युद्ध की वजह से। लेकिन भविष्य में आगे क्या होगा किसी को पता नहीं, इसलिए हमको क्रूड ऑयल के लिए हमको हार्मोज पे डिपेंड रहना पड़ेगा। अब चूंकि जो हमारे न्यूक्लियर पावर के जो टारगेट है 2047 के हैं 5 मेगा 100 मेगा गीगावाट का, और हम अभी पैदा कर रहे हैं केवल 8.8 गीगावाट। सोचिए कि हम उसका 1/12 पे अभी हैं और 2047 तक, और उसके लिए भारत के प्रधानमंत्री क्रमशः कोशिश कर रहे हैं कि समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग, और तो इसीलिए ये उन्होंने शांति 47 एक्ट के दिलाया। लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण डील साबित हो सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर DK गुप्ता हमारे साथ जुड़े, अश्विनी राणा जी हमारे साथ जुड़े। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। और फिलहाल इस चर्चा के साथ इस बुलेटिन में भी इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।